अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के सेकंड पार्ट, मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया। देखो, मिनरल्स कई तरीके के होते हैं। पहला है मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी दो तरह के होते हैं, एक है साहब फेरस, दूसरे हैं नॉन फेरस। फेरस का मतलब ये है कि जिनमें कुछ आयरन का कंटेंट होता है, और नॉन फेरस जिसमें कि आयरन का कंटेंट बिल्कुल नहीं होता। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों हैं। आयरन ओर से लेकर कॉपर और कॉपर से लेकर बॉक्साइट तक हर तरीके का मिनरल हिंदुस्तान में मौजूद है। अगर देखा जाए, हिंदुस्तान मिनरल्स के मामले में बहुत लकी है। अब ये जो मिनरल्स हैं, हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी बैकबोन है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज भी हिंदुस्तान में लाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से लाते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए से ये मिनरल्स हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगले पोर्शन की, फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अभी जैसे हमने पढ़ा, जिनमें कुछ आयरन का कंटेंट मौजूद होता है। सबसे पहले तो आयरन ओर हो गई, और दूसरा इसमें एक और आता है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है मैंगनीज। आयरन ओर ऐसा नहीं है कि हमने देखा और हमने गड्ढा खोदा और हमें भाई साहब बहुत सारे आयरन जो है वो बड़ी बड़ी चादरों की फॉर्म में या बड़े बड़े ब्लॉक्स आयरन के रखे हुए गड्ढे में मिल गए। आयरन फॉर्म होता है, वो जिस भी तरह से फॉर्म होता हो, हमें जो मिलता है वो मिलता है ओर्स की फॉर्म में। ओर किसे कहते हैं? ओर मिनरल की एक फॉर्म है जिसमें जो मेन एलिमेंट है उसके साथ साथ और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो कि डिज़ायरेबल भी हो सकती हैं, अनडिज़ायरेबल भी हो सकती हैं, अनडिज़ायरेबल भी हो सकती हैं, उसकी मिनरल के साथ मौजूद होती हैं। उसमें से हमें निचोड़ना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है उस मिनरल को जिसकी ओर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज़ आयरन ओर है। आयरन ओर कहने को तो ये आयरन ओर कह दी जाती है। आयरन ओर का मतलब ये है कि ऐसी ओर जिसमें कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती हो। इस तरीके, वैसे तो बहुत सारी ओर्स हैं, लेकिन मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये मेजरली वो ओर्स हैं हिंदुस्तान में जिनसे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैग्नेटाइट में 70% तक आयरन हो सकता है, जबकि हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन की मौजूदगी होती है। ये तो बात हुई ओर्स की, जिनमें से कि आयरन निकल कर आता है। अब हम बात करें हिंदुस्तान में कहाँ से हमें ये ओर्स हासिल होती हैं या कहाँ से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आयरन मिलता है वो 4 स्टेट्स में हमें हासिल होता है: उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़। इनमें जहाँ जहाँ पर आयरन ओर्स मौजूद हैं उन जगहों के कुछ नाम भी हैं। उनको बेल्ट्स कहा जाता है। हो सकता है कि वो एक लंबी सी बेल्ट की फॉर्म में हो, या यूं कहिए कि हो सकता है वो एक स्ट्रिप की फॉर्म में जिस जगह पर माइनिंग होती है वहाँ पर हो, इस वजह से उसको बेल्ट कहा जाता हो। बहरहाल, हम ये जानते हैं कि जिस जगह पर आयरन ओर या जो भी मिनरल की ओर मिलती है, उस पर्टिकुलर रीजन को, पूरे उस रीजन को बेल्ट कहा जाता है। जैसे कि जहाँ आयरन ओर पाई जाती है वो 4 अलग अलग बेल्ट्स हैं। सबसे पहली है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, तीसरी है कर्नाटक बेल्ट और चौथी है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। झारखंड उड़ीसा बेल्ट में हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर पाई जाती है, जिसमें जो माइंस हैं उनका नाम है बादाम पहाड़ माइंस। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मयूरभंज, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट और सिंहभूम, इनमें सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। यहाँ पर 14 बड़े बड़े डिपॉजिट हेमेटाइट ओर के हमें हासिल होते हैं। तीसरा आता है कर्नाटक बेल्ट। यहाँ पर कुंद्रेमुख माइंस हैं। दुनिया की कुछ बड़ी माइंस में से ये एक सबसे बड़ी माइन है। चौथी आ जाती है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये कुंद्रेमुख माइंस जो हैं ये कर्नाटक के आसपास हैं, और इनको बेल्लरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में जो हमें आयरन ओर हासिल होती है उसको ज़्यादातर इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। वहाँ पर आसपास मारमगांव पोर्ट, वहीं से ही उसको निकाल कर, और अगर एक्सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगला आता है मैंगनीज़। मैंगनीज़ बहुत ज़रूरी है स्टील प्रोडक्शन के लिए। ये भी एक मेटेलिक मिनरल है। इसका इस्तेमाल किसी और मेटल के साथ मिलाकर इसको एलॉय की तरह भी किया जाता है, और दूसरे कामों में भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है। हम देखते हैं, आइए कैसे। मैंगनीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टील प्रोडक्शन में 10 किलो मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है 1 टन स्टील में या 1 टन आयरन में मिलाकर उसको स्टील बनाने में। आयरन से स्टील बनता है, और 1 टन आयरन में अगर हम 10 किलो मैंगनीज़ मिला दें तो स्टील बनेगा। दूसरा, इसका इस्तेमाल और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर और इंसेक्टिसाइड। फैशन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोलियम के साथ और दूसरे उसके कंपाउंड्स बनाने के साथ साथ
मैंगनीज़ का भी इस्तेमाल होता है ताकि हम अलग अलग रंग का पेंट हम हासिल कर सकें। यानी कि इससे पता चल रहा है कि मैंगनीज़ कितना ज़्यादा वर्सटाइल है और हर तरह के इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप इसको समझिए, जैसे दूध है, दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पनीर और मिठाई, दुनिया ज़माने की चीज़ें दूध से बनाई जा सकती हैं। इसी तरह से ये मैंगनीज़ है, ये बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट है और इसका इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो हैं जिनमें ये है तो मेटेलिक लेकिन आयरन का कंटेंट इनमें नहीं होता है। इसमें आ जाएंगे साहब आपके कॉपर और बॉक्साइट। इनकी भी योर्स होती हैं। पहले पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एनोड कैथोड की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है कॉपर, और कई जगह जो है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर का। बिजली के तार और दुनिया की चीज़ें जो होती हैं वो सब कॉपर की ही बनी हुई होती हैं। एक अच्छा कंडक्टर होता है कॉपर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। अगला आता है एल्यूमिनियम। कॉपर के बारे में हमें इसके बारे में ये नहीं बताया गया है एनसीईआरटी में कि ये कौन सी ओर से हासिल होता है। फिलहाल अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमें हासिल होता है बॉक्साइट ओर से। जिस तरह से आयरन हासिल होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर से, ये हासिल होता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट ओर से। और अमरकांतक प्लेट्यू और मैकाल हिल्स में ये पाया जाता है। बिलासपुर कटनी रीजन में भी इसका अच्छा खासा रिजर्व हमें मिला है। बताया जाता है 2016-17 में उड़ीसा एक ऐसी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया था हिंदुस्तान में, सारी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया था एल्यूमिनियम का। और यहाँ पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम रिजर्व मिले हैं। अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करें हम तो हम पाएंगे दोनों ही मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दोनों का ही इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जबकि कॉपर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप देखिए जो घर में जो केबल आते हैं मेन पावर केबल्स, वो एल्यूमिनियम के ही बने हुए होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है केबल्स बनाने में। कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मेन प्रोड्यूसर्स जो हैं कॉपर के, ये हैं बालाघाट, खेतरी राजस्थान और सिंहभूम झारखंड में। ये इलाके ज़्यादातर कॉपर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। जबकि अगर बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम हासिल होता है और ये पाई जाती हैं अमरकांतक प्लेट्यू और माइकाल हिल्स में। ज़्यादातर अगर देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये ज़्यादातर अगर हम देखेंगे कुछ ज़्यादातर मेटेलिक मिनरल्स हमें डेक्कन प्लेट्यू के आसपास के रीजन ही में मिलेंगे। अगला आता है नॉन मेटेलिक मिनरल जिसका नाम है माइका। अभी एक माइका है तो एक ससुराल भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माइका अलग है। माइका ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कई सारे एलिमेंट्स को मिलकर बना हुआ एक मिनरल है, इसको ऐसा समझिए। ये इजीली सेपरेबल शीट्स में, शीट्स की परतों की फॉर्म में ये पाया जाता है और इसका नेचर डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने में बहुत मददगार होता है। जैसे आईसी हो गई या इंसुलेटर्स हो गए, उनमें भी ये बहुत योगदान अपना देता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप यूँ समझ लीजिए जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं या घर की फिटिंग हो गई इलेक्ट्रिक, उसको इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब माइक्रो, या यूँ कहिए जैसे आईसी हो गई, ये सर्किट्स हो गए जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग रंगों में ये हासिल किया जा सकता है, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड, अलग अलग रंगों में ये मिल जाता है। और ये भी पाया जाता है फिर वही डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया रीजन में, हज़ारीबाग बेल्ट झारखंड, ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। और भी कई जगह ये पाया जाता है जैसे राजस्थान में अजमेर में और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में। माइका शीट जो है कई कई मरतब ऐसा भी करती है, वो हीट को तो ट्रांसफ़र कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करती। जैसे जो प्रेस होती है, प्रेस के एलिमेंट पे ये माइका शीट ही लिपटी हुई होती है, जो कि क्या करती है, एलिमेंट को गर्म करके उसकी हीट तो ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन जो करंट होता है उसको नीचे की तरफ जो प्लेट होती है जो क्लोथ के कांटेक्ट में आती है उसमें ट्रांसफ़र नहीं करती। मेजर प्रोड्यूसर्स इसके झारखंड में मैंने आपको बताया कोडरमा गया, हज़ारीबाग बेल्ट, राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में के आसपास ये पाया जाता है। अगले आते हैं साहब रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स में भी कई सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर बना कैसे होता है साहब? ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट
या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को मिलाकर, उन दोनों के कार्बोनेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स या फिर ओनली कैल्शियम कार्बोनेट्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है, उनकी परतों में ये बीच में कहीं पर पाया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल कई सारी चीज़ों में होता है। वैसे तो आयरन और स्मेल्टिंग में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और सीमेंट प्रोडक्शन में। एक ज़माने से ये जो किले और ये सारी जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती रही हैं, उसमें लाइमस्टोन एज ए मोर्टार इस्तेमाल में आता रहा है। आज भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा होता है। लेकिन लाइमस्टोन के फ़ायदे देखते हुए लोग जो होते हैं ना, जैसे कि इंसान के बारे में ये कहा जाता है, इंसान बड़ा सेल्फिश है, और कोई चीज़ अगर फ़ायदे की देख लेता है अपनी पगला जाता है। उन्हें बहुत सारा लाइमस्टोन मिल गया, अब तो वो बिना किसी चीज़ की फ़िक्र करे सारा का सारा उनका बस चले तो एक ही बार में निकाल लें। सारे सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो भूल जाते हैं। इसकी माइनिंग करते समय बहुत सारे हज़ार्ड्स हैं, हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत सारे पैदा होते हैं, क्योंकि अगर इसकी सेफ़ माइनिंग नहीं की गई तो इससे कई सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जैसे कि इससे जो धूल जनरेट होती है वो सांस लेने वाली बीमारियों को जन्म दे सकती है, और भी कई सारी बीमारियां जो हैं वो इसकी माइनिंग के दौरान जनरेट हो सकती हैं अगर ध्यान ना रखा गया तो। अगली चीज़ देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बारे में नहीं है, ना ये सिर्फ लाइमस्टोन के बारे में, ना आयरन ओर की माइनिंग के बारे में। ये सारी माइनिंग के बारे में, हाजार्ड्स ऑफ माइनिंग, इनके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो देखो ये है कि हेल्थ रिस्क इनके क्या क्या हैं। इन्हेलेशन ऑफ डस्ट, ये जो जब आप माइनिंग कर रहे हैं, गड्ढे बड़े बड़े कर रहे हैं, ये समझिए आप सैकड़ों मीलों के हिसाब से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं। अगर ऊपर से देखो उनको बर्ड आई व्यू की जैसे हम बात करें तो ऐसा लगता है कि बदनुमा दाग किसी के चेहरे पर हो रहे हों, बिल्कुल ऐसा ही मालूम देता है। दूसरा, आप देखिए इसमें सबसे पहले ये जो डस्ट जो जनरेट होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, आसपास के रहने वाले जो घरों में लोग होते हैं, ये डस्ट वहाँ तक उड़कर जाती है और उन लोगों को ये नुकसान पहुँचाती है। नॉक्शियस फ्यूम्स ये तो इंडस्ट्री से निकलती है, और माइनिंग के दौरान भी जो ख़तरनाक किस्म की जो गैसेस निकल कर आती हैं वो कई तरीके की सांस लेने वाली बीमारियों को जन्म देती हैं। दूसरे, इसके फिज़िकल डेंजर, ये तो हमने हेल्थ रिस्क बताए। अब पढ़ते हैं फिज़िकल डेंजर्स। ज़ाहरी तौर पर ऐसा लगता है कि भाई अगर माइन है ये कई कई किलोमीटर तक लंबी गहरी होती हैं, सुरंगों की तरह होती हैं। अगर मान लो वही माइन कोलैप्स हो गई, कहीं पर कमज़ोर थी मिट्टी और वो कोलैप्स कर गई, तो जो वहाँ पर मजदूर है वो वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ है। माइन में कोई ऐसा तो है नहीं कि कैमरा लगा हुआ है किस किस जगह पर, कोई लोकेशन वहाँ पर पिन पॉइंट करना आसान नहीं होता है। दूसरा, कई कई बार ऐसा भी होता है कि जो माइंस होती हैं इनमें पानी चला जाता है और ये पानी से भर जाती हैं। इनुंडेशन का मतलब होता है पानी से लबालब भर जाना। कई कई मरतबा जो कोयले की या और दूसरे जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं उनकी माइंस में आग लगने का ख़तरा रहता है। ये ख़तरे रहते हैं अगर ठीक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो। वाटर कंटेमिनेशन, जब ज़मीन को खोदा जा रहा है, कई कई मरतबा ऐसा होता है कि जो एलिमेंट निकाला जा रहा है इतना नीचे तक हो जाता है, वो अगर सेफली उसको एक्सट्रैक्ट ना किया गया तो जो ज़मीन के नीचे एक्वीफर्स हैं, पानी के जो बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, उन तक सीप होकर वो एलिमेंट या वो मेटल उस पानी को ख़राब कर सकता है। ख़राब से मुराद ये है कि उसको पीने लायक नहीं छोड़ेगा, और इससे सारा का सारा ये जो जब निकालते हैं इसको, मिनरल्स को निकालते हैं, तो जो कूड़ा करकट और ये स्लरी जो जमा हो जाता है ये सारी की सारी ज़मीन पर ही रहता है और उसको सब ख़राब कर देता है, उसके इलाके को, उसकी फर्टिलिटी ख़राब कर देता है। मीलों के हिसाब से ज़मीन को खोदा जाता है और उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अगर ठीक से ना किया जाए तो ये बहुत नुकसान देता है एनवायरनमेंट को और लोगों को भी। अब ज़रूरत है हमें कि जब हमने देख लिया मिनरल्स कितने ज़रूरी हैं, इकोनॉमी के लिए कितने ज़रूरी हैं, अब हमें ज़रूरत है कि इनको किस तरीके से हम इस्तेमाल करें, बचाते हुए इस्तेमाल करें। कंजर्वेशन का मतलब, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, कंजर्वेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि बचाते हुए इस्तेमाल करना, उनका सस्टेनेबल यूज़ करना। हमें कुछ ऐसा करना होगा टेक्नोलॉजी की मदद से और अपने एक अच्छी नीयत के साथ में कि हम पहले इन मिनरल्स को बचा सकें। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, हमें कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे इंसानों को जिससे कि मिनरल्स को बचाया जा सके। हमारी अर्थ की क्रस्ट में, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसका केवल 1% हिस्सा ही मिनरल से बना हुआ है और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। रेट ऑफ मिनरल फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्लो है और रेट ऑफ मिनरल कंजम्पशन वो बहुत हाई है, बहुत
हाई है, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों में, कंजम्पशन में और फॉर्मेशन में। मिनरल रिसोर्सेज हमारे फाइनाइट हैं और ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल हैं। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, ये जो मिनरल हमारे हैं, इनका सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल यूज़, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारा भी फ़ायदा हो सके और हमारे आने वाली जनरेशन्स का भी एटलीस्ट उतने लेवल तक का तो फ़ायदा हो सके जितना कि हमने फ़ायदा उठाया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हमें अच्छा दूसरी चीज़ इसमें हमें टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमारे लो ग्रेड ओर्स हैं उनको भी प्रोसेस करना होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रोसेसिंग हो रही है वो उन ग्रेड्स के, उन ओर्स की हो रही है जिनमें हाई ग्रेड मिनरल्स पाए जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स तलाशने होंगे। अगर ऑल्टरनेटिव्स नहीं तलाशे गए तो समय से पहले ही ये सारे मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें इनके सब्स्टिट्यूट तलाशने होंगे। हमें कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे डेवलप करने होंगे टेक्नोलॉजी की मदद से जो कि इनको पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दे और हमारी डिपेंडेंस इन मिनरल्स पर, जो कि फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल भी हैं, वो कम हो जाए। हमारी जो डिपेंडेंस मिनरल्स के ऊपर है ज़्यादातर वो एनर्जी के लिए है। आपको अगर बताएं तो शायद ताज्जुब हो आपको, इलेक्ट्रिसिटी का 80% हिस्सा, हिंदुस्तान में जो बिजली है, बिजली प्रोडक्शन होता है, उसका 80% हिस्सा तो कोयले से ही पैदा होता है। कोल ही प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आता है हमारा फ्यूचर ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। हमारे भारतवर्ष में मिनरल्स, देखिए हमने पढ़ा कि भारतवर्ष इस मामले में बहुत लकी है कि हमारे पास दोनों तरह के मिनरल हैं साहब, फेरस, नॉन फेरस, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, और हर तरीके के मिनरल्स जिनकी ज़रूरत हो सकती है हमारे पास तकरीबन मात्रा में मौजूद हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि अबंडेंस में मौजूद है, कुछ मिनरल्स अबंडेंस में मौजूद हैं, कुछ इतने अबंडेंस में नहीं है, लेकिन हाँ मिनरल्स मौजूद हैं। लो ग्रेड भी है, हाई ग्रेड भी है, हमारे पास हर तरह के मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन अब हमें ध्यान क्या देना होगा? हमें ध्यान देना होगा इन मिनरल्स को बचाने पर, कंजर्वेशन पर। हमें ध्यान देना होगा माइनिंग पर, अर्बन माइनिंग। ये क्या है साहब? अर्बन माइनिंग का मतलब है कि हमें रिसाइकिल करना होगा जो भी हमने मिनरल्स ज़मीन में से निकाले, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। पेट्रोल है, कोल है, इनको तो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिनरल्स हैं जैसे कि मेटल्स हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ये प्रेशस मेटल्स हैं। कोशिश ये करें कि कम से कम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद इनको रिसाइकिल करने पर हम पूरा का पूरा ध्यान दें। दूसरा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें, जिससे कि हम लो ग्रेड और में से भी हम मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकें, मैक्सिमम एलिमेंट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरी चीज़, उनके सब्स्टिट्यूट भी हम डेवलप कर सकें। और तीसरा, हमें ये ध्यान देना होगा कि हम इको फ्रेंडली माइनिंग पर फोकस कर पाएँ। हम जब ज़मीन में से मिनरल्स को निकालें तो ऐसा ना करें साहब कि सिर्फ अपना फ़ायदा करें और आसपास के लोगों का टोटल नुकसान कर दें। हमें सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देखने हैं, हमें उसके ओवरऑल बेनिफिट्स देखने हैं कि भाई ओवरऑल बेनिफिट्स में उसमें फ़ायदा हासिल हो रहा है या फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा। जैसे कि साहब अब उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट का मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एजम्पशन 100 यूनिट्स का हमने उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट किया, और पता चला साहब 120 यूनिट्स जो हैं वो खर्च हो गए हेल्थ पर, लोगों की हेल्थ पर, जो कि उस वजह से लोगों के हेल्थ पर नुकसान पहुंचा था वो मिनरल निकालने की वजह से। तो ये तो ओवरऑल तो हम नुकसान में रहे। तो हमें ये देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी है, एक तो मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट तलाशना है। दूसरी चीज़, हमें जो मिनरल्स हैं उनको निकालने में भी हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, ताकि इन मिनरल्स को कंजर्व किया जा सके और आने वाले जनरेशन के लिए भी इनको उसी लेवल तक बचाया जा सके, एटलीस्ट जितना कि हमने इनको इस्तेमाल किया है। फ़िलहाल अभी के लिए इस चैप्टर में इतना काफ़ी है। हैव अ गुड डे।